नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित जीआईसी आश्रम पद्धति प्रवक्ता परीक्षा 2009 का साल पेपर देखेंगे, जिसमें हम लोग सामान्य अध्ययन में पूछे गए 30 प्रश्नों को हल करेंगे। इसके पहले जो है पूछे गए जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा में अभी तक के सामान्य अध्ययन के प्रश्नों को हम लोग हल कर चुके हैं। जो लोग नहीं देखे हैं, चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप वहां से देख सकते हैं। तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। और पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया, वहाँ से ज्वाइन करके आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देख सकते हैं उत्तर प्रदेश जीआईसी आश्रम पद्धति प्रवक्ता परीक्षा 2009 का ये पेपर है। तो जीएस में पहला जो प्रश्न पूछा गया था आपसे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी से हो जाएगा, एनी बेसेंट। कांग्रेस के जो 32वें अधिवेशन का आयोजन दिसंबर 1917 में कलकत्ता में हुआ था। इसमें एनी बेसेंट को कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष चुना गया था, जबकि 1925 में कानपुर में हुए कांग्रेस अधिवेशन में प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू को चुना गया था। तो यदि प्रश्न जो है पूछा जाए कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष किसे चुना गया था, तो सरोजिनी नायडू को 1925 में, और प्रथम जो है महिला वह एनी बेसेंट हैं, जो कि 1917 में इनको जो है अध्यक्ष चुना गया था। और दूसरा जो प्रश्न है आपका, पाकिस्तान की मांग मुस्लिम लीग के द्वारा किस वर्ष में की गई थी, तो यह किया गया था 1940 में। बी विकल्प से हो जाएगा। लाहौर में 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग का अधिवेशन हुआ। इसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी, और इस अधिवेशन में भारत से अलग एक मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की गई। हालांकि जो है पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रहमत अली, ये जो है पूछा भी गया, तो किसने किया था, रहमत अली नामक एक छात्र ने किया था। तो यहाँ जो आपका सही हो जाएगा बी विकल्प सही हो जाएगा। पाकिस्तान की मांग मुस्लिम लीग के द्वारा 1940 में किया गया था, लाहौर अधिवेशन में। और अगला जो क्वेश्चन है, जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से इस्तीफा दिया, तब उस सीट के लिए किसका नाम प्रस्तावित किया गया, तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, राजेंद्र प्रसाद का नाम। सुभाष चंद्र बोस ने 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में गांधी जी द्वारा जो है समर्थित पट्टाभी सीतारमैया को पराजित कर कांग्रेस के दूसरी बार अध्यक्ष बने, परंतु कार्यकारिणी के गठन के प्रश्न पर गांधी जी से मतभेद के कारण उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। और अगला प्रश्न है आपका, भारतीय स्वाधीनता विधेयक को राजकीय स्वीकृति प्राप्त हुई थी कब, तो यह 18 जुलाई 1947 को प्राप्त हुआ था। ए विकल्प से हो जाएगा। भारतीय स्वतंत्रता विधेयक यह 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली द्वारा हाउस ऑफ कॉमन्स में पेश किया गया था, और 15 जुलाई 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा तथा इसके अगले दिन हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा इस विधेयक को पारित कर दिया गया। इसके पश्चात जो है इस विधेयक को राजकीय स्वीकृति 18 जुलाई 1947 को मिला था। तो ए ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। और अगला जो क्वेश्चन है, कोटेश्वर बांध निम्नलिखित नदियों में से किस पर बनाया गया है, तो 4 ऑप्शन है यहाँ, आप देख सकते हैं। तो इसका जो सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन बी से हो जाएगा यहाँ, भागीरथी पर। उत्तराखंड राज्य के टिहरी गढ़वाल जिले में भागीरथी नदी पर कोटेश्वर बांध बनाया गया है। टिहरी बांध भी जो है भागीरथी नदी पर बनाया गया है। तो यदि पूछा जाए टिहरी बांध जो है किस नदी पर बना है, तो यह भी भागीरथी नदी पर बना है, और जो है कोटेश्वर बांध भी आपका भागीरथी नदी पर बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कन्याकुमारी अवस्थित है, तो यह आपका भूमध्य रेखा के उत्तर में अवस्थित है। डी विकल्प से हो जाएगा। कन्याकुमारी यह आपका 8.8 डिग्री नॉर्थ अक्षांश पर अवस्थित है। यह भूमध्य रेखा के उत्तर में है। भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु जो है इंदिरा पॉइंट है, जो कि ग्रेट निकोबार में है, जबकि मुख्य भूमि पर जो है देखा जाए तो कन्याकुमारी है, जो कि तमिलनाडु में पड़ता है आपका। तो डी ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा। भारत में कन्याकुमारी कहाँ अवस्थित है, यह भूमध्य रेखा के उत्तर में अवस्थित है। और अगला क्वेश्चन है, कंचनजंगा शिखर स्थित है, तो कंचनजंगा यह विश्व की जो है तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। इसका ऊंचाई कितना है कंचनजंगा का, याद रखिएगा 8,598 मीटर इसकी ऊंचाई है। यह नेपाल और भारत के सिक्किम राज्य की सीमा पर अवस्थित है। तो यहाँ जो है आपका दोनों विकल्प आपका सही है। नेपाल में भी है कुछ भाग इसका और भारत में भी है। भारत के जो है सिक्किम राज्य में इसका भाग है।
और विश्व की सर्वोच्च ऊंची चोटी जो है वो आपको पता है माउंट एवरेस्ट है, और जो है दूसरी ऊंची चोटी जो है वो है माउंट K2 है आपका, यानी कि गार्डविन ऑस्टिन जिसे कहते हैं, उसका ऊंचाई है 8611 मीटर। तो यहाँ पूछा गया आपसे कंचनजंगा शिखर कहाँ अवस्थित है, तो भारत और नेपाल दोनों में ही जो है अवस्थित है, तो इसका यहाँ जो है कोई भी ऑप्शन आपका सही नहीं होगा। एक ऑप्शन दिया रहता है नेपाल या भारत, तो आपका सही हो जाता हो। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर्वतों में से कौन संयुक्त राज्य अमेरिका में अवस्थित नहीं है, तो वह है आपका ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत यह दक्षिण पश्चिम जर्मनी में अवस्थित है, जबकि जो है ब्लैक पर्वत हो गया, ग्रीन पर्वत, रेड पर्वत और वाइट पर्वत, ये सभी जो है USA में स्थित हैं। याद रखिएगा, ब्लैक फॉरेस्ट यदि दिया रहेगा तो वह आपका जर्मनी में है, लेकिन यदि आपका जो है दिया रहेगा ब्लैक पर्वत, ग्रीन, रेड या वाइट पर्वत, तो वो सभी जो है USA में है। तो यहाँ जो है ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और अगला जो क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य के विचार को सम्मिलित किया गया है, तो वह सम्मिलित किया गया आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। डी विकल्प से हो जाएगा। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में किया गया है। इस संविधान में जो है भाग 4 के तहत अनुच्छेद 36 से 51 के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ये जो है प्रश्न भी पूछा जाता है कि राज्य का नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ये आपका आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद पूछा जाए तो 36 से 51 में इसका वर्णन है, और भाग जो है 4 के तहत, तो डी विकल्प आपका यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, दिल्ली NCR को छोड़कर भारत में कितने संघीय क्षेत्र हैं, आपको बताना है। तो दिल्ली NCR को छोड़ करके भारत में जो है अब वर्तमान में देखा जाए तो 7 संघीय क्षेत्र हैं। 31 अक्टूबर 2019 को जो है दिल्ली NCR छोड़ के भारत में जो है 8 संघीय क्षेत्र हैं। वर्तमान में संविधान की प्रथम अनुसूची के अनुसार देखा जाए तो भारत में कुल 28 राज्य और 8 संघीय क्षेत्र हैं। आपको बताना है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख को जो है 31 अक्टूबर 2019 से जो है 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए हैं, और दादर नागर हवेली और दमन दीव का विलय करके जो है एक केंद्र शासित प्रदेश कर दिया गया है। तो अब भारत में जो है 8 संघीय क्षेत्र हैं और 28 राज्य हैं, याद रखिएगा। तो यहाँ जो है कोई भी ऑप्शन आपका सही नहीं है। दिल्ली NCR को छोड़ करके जो है कुल 7 संघीय क्षेत्र हैं। अगला जो प्रश्न है आपका, इनमें से कौन सा मूल अधिकार नहीं है, तो यहाँ जो सही हो जाएगा बी विकल्प से हो जाएगा, समान कार्य के लिए समान वेतन। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है, और वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। यह जो आपका रणधीर सिंह बनाम भारत संघ 1982 में दिए गए निर्णय के अनुसार समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार मूल अधिकार नहीं है, वरन यह संवैधानिक लक्ष्य है। जबकि शोषण के विरुद्ध अधिकार जो कि आपका अनुच्छेद 23-24 में पड़ता है, और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ये आपका 25 से लेकर के 28 अनुच्छेद, याद रखिएगा अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 में है, और कानून के समक्ष समानता का अधिकार जो है आपका अनुच्छेद 14 में दिया गया है, जो कि मूल अधिकार की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, समान कार्य के लिए समान वेतन या मूल अधिकार नहीं है। और अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम पंचायतों की आय का साधन नहीं है, तो वह है कृषि आय पर कर। बी विकल्प से हो जाएगा। राज्य सरकार द्वारा अनुदान, ऐच्छिक दान या उपहार, संपत्ति, जानवर और वाहन पर कर यह ग्राम पंचायतों की आय का साधन है, जबकि कृषि आय पर कर का अधिकार किसका है, तो वह राज्य सरकार का है। तो बी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक ने मार्च 2015 में रुपए 10 लाख तक के गृह ऋण के नियमों में ढील दी है। इकाई की लागत में अब बैंकों को निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित करने की अनुमति दी गई है। तो ये करंट अफेयर्स से जो है प्रश्न था उस समय। इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन डी, यहाँ से हो जाएगा। ए और बी दोनों जो है पंजीकरण शुल्क और स्टाम्प शुल्क। भारतीय रिजर्व बैंक ने जो है 10 लाख रुपए तक के गृह ऋण के नियमों में ढील दी थी। अब बैंकों को इकाई की लागत में जो है पंजीकरण शुल्क और स्टाम्प शुल्क को सम्मिलित करने की अनुमति जो है दी गई थी। अगला जो प्रश्न है आपका, संघीय बजट 2015-16
में संपत्ति कर को समाप्त करने का प्रस्ताव किया गया है, परंतु 1 करोड़ रुपए से अधिक आय वालों को अतिरिक्त भुगतान करना होगा। इस अतिरिक्त भुगतान की दर क्या है? तो ये भी जो है आपका करेंट अफेयर्स यानी कि बजट से रिलेटेड क्वेश्चन था उस समय। इसका सही विकल्प जो है था आपका 2%। 15-16 का बजट जो है संसद में पेश करते समय उस समय वित्त मंत्री थे अरुण जेटली ने अपने संबोधन में कहा था कि धनी व्यक्तियों को कम आय वाले व्यक्तियों की तुलना में अधिक कर देना चाहिए, इसलिए मैंने संपत्ति कर समाप्त करने और 1 करोड़ रुपए वार्षिक से अधिक की कर योग्य आय वाले बड़े धनवानों पर जो है 2% अतिरिक्त अधिभार से प्रतिस्थापित करने का जो है निर्णय उन्होंने लिया था। तो बी ऑप्शन जो है सही था। अगला जो प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ये आपका 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है और 22 मार्च याद रखिएगा ये जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 22 मार्च जल दिवस के रूप में मनाया जाता है और 1970 से जो है ये मनाना शुरू हुआ विश्व पृथ्वी दिवस। 1970 से प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। स्वास्थ्य दिवस यहाँ दिया गया 7 अप्रैल को मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस जो है आपका ये 5 जून को मनाया जाता है, पूछा भी जाता है। हरित दिवस यहाँ दिया गया, पर्यावरण दिवस आपका 5 जून को मनाया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है आपका, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने मार्च 2015 में निम्नलिखित शहरों में से किसको देश का सर्वाधिक प्रदूषित शहर बताया है? तो करेंट अफेयर्स का प्रश्न था उस समय जो है दिल्ली 2015 में देश का सर्वाधिक प्रदूषित शहर था। याद रखिएगा ये केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जो है एक रिपोर्ट जारी किया गया था, यानी कि CPCB द्वारा। आपको जो है लेटेस्ट याद रखना है, जो कि वर्तमान में 2019 में CPCB द्वारा ये रिपोर्ट जारी किया गया था, जिसमें बताया गया था कि जो है गाजियाबाद का लोनी कस्बा जो है देश के सबसे प्रदूषित स्थलों में शीर्ष पर है। तो गाजियाबाद याद रखिएगा आप, गाजियाबाद ये CPCB की रिपोर्ट में सबसे प्रदूषित शहर है। लेकिन अभी जो है आपका स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2020 का 5वां संस्करण जो जारी किया गया है उसमें इंदौर को जो है पहला स्थान दिया गया है, दूसरा स्थान सूरत को दिया गया है, ये याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो आपका, केंद्र सरकार ने किस तिथि को देश की अदालतों के लिए जजों के चयन से संबंधित कानून को अधिसूचित किया है? तो इसका सही आंसर जो है था 13 अप्रैल 2015 को। ये भी जो है करेंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। केंद्र सरकार ने जो है 13 अप्रैल 2015 को देश की अदालतों के लिए जजों के चयन से संबंधित कानून को अधिसूचित किया था। और अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में स्विट्जरलैंड के राजदूत को आतंकी आक्रमण से मारा गया? तो ये भी आपका करेंट अफेयर से ही जो है पूछा गया था उस समय का प्रश्न। 2015 में सोमालिया में जो है एक आतंकी हमला हुआ था, जिसमें स्विट्जरलैंड में सोमालिया के एक राजदूत भी मारे गए थे। इनका नाम जो है यूसुफ मोहम्मद इस्माइल बारी था। तो यहाँ जो है प्रश्न में दिया गया स्विट्जरलैंड के राजदूत के बारे में जो है पूछा गया है, जबकि ये कहाँ के राजदूत थे? तो सोमालिया के राजदूत थे। तो यहाँ जो है कोई भी ऑप्शन आपका सही नहीं है। अगला जो क्वेश्चन है आपका, अंतर्राष्ट्रीय महिला वीरता पुरस्कार 2015 से सम्मानित तबस्सुम अदनान किस देश की रहने वाली हैं? तो ये भी करेंट अफेयर से ही प्रश्न था। इसका सही जो है आंसर था ऑप्शन ए पाकिस्तान। तबस्सुम अदनान पाकिस्तान की थी, जिनको अंतर्राष्ट्रीय महिला वीरता पुरस्कार 2015 से सम्मानित किया गया था। लेकिन वर्ष 2019 का जो है ये अंतर्राष्ट्रीय महिला वीरता पुरस्कार भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश के रजिया सुल्तान को दिया गया है। किसको? रजिया सुल्तान को जो है दिया गया है। लेकिन जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पूछा जाता है कब मनाया जाता है? याद रखिएगा 8 मार्च को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर जो है भारत के राष्ट्रपति द्वारा महिलाओं को जो है नारी शक्ति पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया है, ये याद रखिएगा। और अगला जो क्वेश्चन है आपका, हाल में वाराणसी और काठमांडू के मध्य भारत नेपाल मैत्री बस सेवा को हरी झंडी किसने दिखाई थी? तो यूपी करेंट अफेयर्स ये जो है क्वेश्चन था। इसका सही आंसर था ऑप्शन सी अखिलेश यादव। और अगला जो क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ जो है आपका दिया गया है ए ऑप्शन में धान का जो है किस्म पूसा बासमती, बिल्कुल सही है आपका। और बी दिया गया अरहर का किस्म जो है बहार, ये भी सही है। मटर का किस्म है सपना और चना का किस्म यहाँ दिया गया है रचना, ये आपका सुमेलित नहीं है। रचना और सपना ये सभी जो है मटर की किस्में हैं।
बहार आपको पता है अरहर, और पूसा जो है ये बासमती धान की जो है किस्म है। तो डी ऑप्शन आपका सुमेलित नहीं है। अगला जो क्वेश्चन है आपका, भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये मोदीपुरम मेरठ में स्थित है। मोदीपुरम मेरठ में ये आपका स्थित है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, मक्का, गेहूं, देर से गन्ना, पेड़ी गेहूं फसल चक्र है। तो ये आपका 3 वर्ष का फसल चक्र है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और अगला जो क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित विटामिनों में से कौन एक अच्छे आहार द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है? तो यह है विटामिन डी। विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या है? तो सूर्य की किरणें। याद रखिएगा, इसे आहार द्वारा जो है प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अगला जो क्वेश्चन है आपका, एक मानव कंकाल में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो आप सबको जो है पता होगा 206। ए ऑप्शन से हो जाएगा। वयस्क मानव में 206 हड्डियां पाई जाती हैं जो कि कंकाल तंत्र का निर्माण करती हैं, और कंकाल के अक्षीय और उपांगीय भागों में अस्थियों की संख्या अलग होती है। अस्थियों के मध्य जो है ओसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। तो यदि प्रश्न पूछा जाए कि अस्थियों के मध्य कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो ओसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है हड्डियों के मध्य। अगला जो क्वेश्चन है आपका, लेजर एक स्रोत है। तो यह प्रकाश का एक स्रोत है। सी विकल्प सही हो जाएगा। लेजर का फुल फॉर्म भी जो है कभी कभी पूछा जाता है, LASER। तो इसका फुल फॉर्म जो होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। इसका जो है फुल फॉर्म होता है। यह एक ऐसी युक्ति है जिसमें विकिरण ऊर्जा के उत्सर्जन के द्वारा एक वर्णीय प्रकाश जो है वह प्राप्त किया जाता है। तो याद रखिएगा, लेजर किसका एक स्रोत है? तो प्रकाश का। और अगला जो क्वेश्चन है आपका, पानी का घनत्व तो अधिकतम होता है। तो यह 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अधिकांशतः देखा जाए तो द्रवों को जो है गर्म करने पर उनके आयतन में वृद्धि परंतु घनत्व में कमी होती है, लेकिन पानी का व्यवहार 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक के बीच तक जो है ठीक उल्टा होता है। यदि किसी पात्र में पानी लेकर गर्म किया जाए तो 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक आयतन घटता है एवं घनत्व जो है वह बढ़ता है। तो 4 डिग्री सेल्सियस से आगे गर्म करने पर इसका व्यवहार जो है सामान्य द्रवों की भांति होता है, अर्थात जो है 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व वह अधिकतम होगा। तो बी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। और अगला जो क्वेश्चन है आपका, ये मैथ से है। किसी त्रिभुज ABC की भुजा BC पर D एक ऐसा बिंदु है कि AD कोण BAC का अर्धक है। तब आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। मान लीजिए एक फिगर, ये त्रिभुज हो गया, दिया गया है त्रिभुज ABC पर D जो है एक ऐसा बिंदु है जो कि जो है AD कोण BAC का अर्धक है, यानी कि ये हो गया आपका D। तो ये जो है फिगर हो गया है। तो आपसे पूछा गया है कि कोण BAC का अर्धक है, तब कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। दिया गया है BD बराबर CD और BA बड़ा है BD से, BD बड़ा है BA से, CD बड़ा है किससे? CA से। तो यहाँ जो है भुजा AD कोण BAC का अर्धक है। AD किसका अर्धक है? तो कोण BAC का ये अर्धक है। तो कोण जो है आपका BAD बराबर हो जाएगा कोण CAD। उसके बाद जो है BD अपान हो जाएगा, आप DC लिख सकते हैं, और BA अपान लिख सकते हैं AC। चूँकि जो है त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज होता है यदि, या फिर जो है समद्विबाही त्रिभुज होता, तो AB बराबर AC आपका विकल्प यानी कि सही हो जाता। तो उस हिसाब से देखा जाए तो A ऑप्शन सही हो जाता है। अगला जो क्वेश्चन है आपका, यदि 2x-1 प्लस 2x+1 बराबर 320, तो x का मान यहाँ बताना है। तो चलिए देखते हैं। 2x-1 हो गया और 2x+1 बराबर 320। तो आप इसे लिख सकते हैं 2x बटा 2 प्लस 2x इंटू 2 बराबर 320। आप इसे लिख सकते हैं। फिर आप 2x कॉमन ले लीजिए। 2x आप कॉमन लेंगे तो बचेगा आपका 1/2 प्लस 2 बराबर 320। उसके बाद इसे आप हल करेंगे तो 2x गुणे 5/2 बराबर 320। अब इसे काट दीजिए तो 2x तो होगा ही आपका। उसके बाद
ये ऊपर चला जाएगा, यानी कि 2 गुणे 320 2 पे पावर x बराबर 320 गुणे 2/5 हो गया। अभी उसे आप काटेंगे तो 5 छक 30 हो जाएगा, 5 चौक 20, 64 बार में कट जा रहा है। तो 2 पे पावर जो है आपका x बराबर हो जाएगा 64 गुणे 2, 64 गुणे 2 तो हो गया। अब x, अब आप इसे लिख सकते हैं 2 पे पावर x बराबर 2 पे पावर 7, यानी कि 2 गुणे 2 7 बार करेंगे तो आपका हो जाएगा 128। तो x पे पावर 2 पे पावर x जो है बराबर 2 पे पावर 7 हो जाएगा। तो x बराबर कितना निकल कर के आया 7। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है आपका, किसी परीक्षा में सभी परीक्षार्थियों ने या तो हिंदी विषय लिया या अंग्रेजी या दोनों। हिंदी लेने वाले 65.8% और अंग्रेजी लेने वाले 59.2% थे। कुल परीक्षार्थियों की संख्या 1000 थी। कितने परीक्षार्थियों ने हिंदी और अंग्रेजी दोनों विषय लिए थे? तो आप इसे समझ सकते हैं फिगर से। ये हो गया मान लीजिए हिंदी और ये हो गया इंग्लिश। हिंदी लेने वाले परीक्षार्थी 65.8% थे और ये आप x मान सकते हैं। तो 65.8 में से x घटाएंगे आपको हिंदी का पता चल जाएगा संख्या। और अंग्रेजी है आपका, अंग्रेजी लेने वाले 59.2%। इसको जो है आप इसमें भी -x करेंगे तो आपको संख्या पता चल जाएगा। तो केवल हिंदी के परीक्षार्थी है 68.8 माइनस x और अंग्रेजी के हैं 59.2 माइनस x हो गया। अब दोनों को आप जोड़ दीजिए, 59 और 68 को जोड़ेंगे हो जाएगा आपका 125। 125 माइनस x हो जाएगा, 125% माइनस x बराबर टोटल संख्या दिया गया 1000। 1000 कर दीजिए आप। उसके बाद जो है आप 1000 का 125% निकालेंगे जब, तो आ जाएगा वह 1250। 1250 माइनस x, 1250 में से आप माइनस जो x है इसको घटाएंगे, माइनस x बराबर हो जाएगा 1000। अब 1250 जो है आप उधर करिए तो यानी कि नहीं, 1000 जो है आप इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, प्लस में उधर। तो x बराबर हो जाएगा 1250 माइनस 1000। तो 1250 में से 1000 घटेगा तो कितना आएगा 250। तो संख्या x बराबर निकल करके आया आपका कितना 250। x बराबर जो है आपका 250। तो वही जो है आपसे पूछा गया है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ 250। तो दोस्तों जो है ये था आपका उत्तर प्रदेश GIC आश्रम पद्धति प्रवक्ता परीक्षा 2009 में पूछे गए सामान्य अध्ययन के 30 प्रश्न। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया, या फिर आप टेलीग्राम पे जाके सर्च कर सकते हैं एग्जाम लर्नर लिख करके, वहाँ से भी आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों जो आपको बता दें कि आप यूपी के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी से जुड़ के जो है आप तैयारी कर सकते हैं। यदि आप जो है सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको जो है डेली लाइव क्लासेस मिलेंगे, लाइव टेस्ट होगा, क्यूजेज होगा, स्ट्रक्चर कोर्सेज आपको अवेलेबल हैं, अनलिमिटेड एक्सेस होगा। यानी कि आप एक बार सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप किसी भी कोर्स का जो है वीडियो आप देख सकते हैं और आप अपनी पसंद के सभी शिक्षकों के साथ मोबाइल में किसी भी समय और किसी भी जगह आप आसानी से पढ़ सकते हैं। और क्लास के बाद जो है आपको क्लास नोट्स अवेलेबल कराए जाते हैं और कोर्सेज जो अवेलेबल हैं UPPSC के रिकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। तो इसमें आपको UPPCS का न्यू फाउंडेशन बैच स्टार्ट एवरी वेडनेसडे बाय टॉप UPPCS एजुकेटर्स, यानी कि आपको प्रत्येक बुधवार को UPPCS का फाउंडेशन बैच स्टार्ट होता है जिसमें आपको UPPCS के टॉप एजुकेटर्स द्वारा पढ़ाया जाएगा। UPSI बैच है, BEO है, RO लेखपाल है, UP जेल वार्डर, TGT PGT है और मेनी मोर UP स्टेट एग्जाम कोर्सेज टू बी एडेड सून। और आपको बता दें कि RO का जो फाउंडेशन कोर्स है ये 21 दिसंबर से स्टार्ट हो गया है। तो जो लोग इस बैच से जुड़ना चाहते हैं आप जुड़ सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया गया, वहाँ से जो है आप देख सकते हैं। और आपका UPSSC लोअर का फाउंडेशन बैच कोर्स 2021 ये 23 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। तो जो लोग इस बैच से जुड़ना चाहते हैं आप जुड़ सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है। और UPPSC फाउंडेशन इंग्लिश मीडियम के लिए जो है बैच स्टार्ट हो रहा है 26 दिसंबर से। तो जो लोग इंग्लिश मीडियम में जो है पढ़ना चाहते हैं आप जुड़ सकते हैं इस बैच से, नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक दे दिया गया है, वहाँ से आप जो है जाके देख सकते हैं। और इसमें आपको टॉप एजुकेटर्स द्वारा जो है UPPSC और UPSSC के एग्ज़ाम की जो है तैयारी कराई जाती है, आप देख सकते हैं।
यहाँ पे टॉप एजुकेटर्स द्वारा आपको तैयारी करवाया जाएगा। और यहाँ जो है आप देख सकते हैं कि यदि आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन आपको 1400 रुपये पड़ेगा। यदि आप हमारे रेफरल कोड यूज नहीं करेंगे तो 1400 रुपये देना होगा। यदि आप रेफरल कोड यूज करते हैं हमारा, आप देख सकते हैं यहाँ पे एग्जाम लर्नर, तो आपको 10% का जो है वहाँ पे डिस्काउंट दिया जाएगा। यानी 1 मंथ का 1400 रुपये पड़ रहा है, यदि रेफरल कोड यूज करते हैं तो आपको 1260 रुपये देना होगा। 3 मंथ का 3500 रुपये फीस है, रेफरल कोड यूज करेंगे तो 3150 रुपये पड़ेगा। 6 मंथ का 5600 रुपये है, आप रेफरल कोड यूज करेंगे तो आपको 5040 देना है। 1 साल का यानी कि 12 मंथ का 7000 रुपये है, रेफरल कोड यूज करते हैं तो आपको 6300 रुपये ही देना है। 24 मंथ यानी कि 2 साल का यदि आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको जो है 8400 रुपये फीस है, यानी कि रेफरल कोड यूज करने के बाद ये आपको 7560 रुपये में जो है ये कोर्स आपको मिल जाएगा। तो ये कोड जो है आप ज़रूर यूज कीजिएगा, एग्जाम लर्नर, जिससे आपको जो है 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके लिए सबसे पहले आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना होगा, उसके बाद आप जो है सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं।